So, if you want to become better than yesterday, if you want to become particularly you better than yesterday, then you have to work harder than yesterday. सो स्वागत है आपका वाव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैनल पर। और अब आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 की। लेक्चर नंबर 1 और 2 पहले अपलोड किया जा चुका है। यू कैन नॉट लर्न दिस लेक्चर विदाउट लर्निंग लेक्चर नंबर 1 एंड 2, जहाँ पर हमने फंक्शनल ग्रुप की बात की है, जहाँ पर हमने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन की बात की है। ठीक है। सो इस चैप्टर को या इस लेक्चर को सुनने के बाद आप सीख पाएंगे अनसैचुरेशन नंबर एंड होमोलॉगस सीरीज। ये दोनों ही टॉपिक नीट और JEE में आते हैं, एज वेल एज जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप कंटेंट ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हो तो ये लेक्चर, ये चैनल आपके लिए है, जहाँ पर आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा। इन कंटेंट्स को पढ़ने के बाद इन टॉपिक से जुड़े सारे PYQ सवाल कर पाओगे, सारे FYQ भी कर पाओगे, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन पक्का गारंटी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली हेडिंग है अनसैचुरेशन नंबर या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या हाइड्रोजन इंडेक्स। तीनों एक ही बात है, और भी नाम है इनके मार्केट में, जैसे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। सो बीच बीच में क्या करूँगा ना, कुछ मतलब पहले एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, उसके बाद जो लिखने वाली बात होगी वो सीधा यहाँ पे शो करूँगा, फिर आप पॉज करके वो लिख लेना, पहले समझ लेना, फिर आगे बढ़ना। मतलब कोशिश ये की जाएगी कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाए, इसीलिए आपको बीच में पॉज करके नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। ओके जी। सो हाइड्रोजन इंडेक्स को समझने के लिए आपको 2 टर्म्स क्लियर होने चाहिए, सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस की जा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। सो हेयर इसको समझने के लिए मैं एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, उस एग्जाम्पल से इसको समझना ईजी होगा। एग्जाम्पल के बाद फिर आप डेफिनेशन खुद भी बना सकते हैं। ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या है, देखिए, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यह एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर मैं इसके पाई को ख़त्म करना चाहता हूँ, इसे सैचुरेट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो हेयर द फार्मूला इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको सैचुरेट करोगे तो फार्मूला बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये जो है इसका तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6 है, बट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 है। तो कितने H2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट हुई? एक H2 मॉलिक्यूल्स की, H2। भाई यहाँ पर H6 है, यहाँ पर H8 है। सो 2 H का डिफरेंस है, 2 H एटम का डिफरेंस है, बट हमें पढ़ना है मॉलिक्यूल। सो एक H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है। सिमिलरली अगर मैं एक कंपाउंड लेता जिसमें एक रिंग होती, 3 मेंबर का ये कंपाउंड, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, इसका भी यही है। अब मैं इसको भी अगर एक एसाइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना चाहूँ, एसाइक्लिक, अभी साइक्लिक है, C3H6 है, इस रिंग को तोड़ना चाहता हूँ और ओपन चेन बनाना चाहता हूँ, तो फार्मूला यही आएगा C3H8। इसका भी फार्मूला यही होगा, इसका भी फार्मूला यही होगा। इन दोनों कंपाउंड्स को देखिए, यहाँ पर एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, जिसमें एक पाई बॉन्ड था, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल H2 की रिक्वायरमेंट हुई। सिमिलरली यहाँ पर बस एक रिंग थी, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ एक रिंग है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ एक रिंग है। यहाँ भी इसे साइक्लिक से एसाइक्लिक में कन्वर्ट करने के लिए 1 ही मोल H2 की रिक्वायरमेंट हुई। इससे क्या पता चला कि एक पाई बॉन्ड को खत्म करने में जितने H2 लगते हैं, उतने ही H2 एक रिंग को भी खत्म करने में लगते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ दोनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। कौन दोनों?
पाई बॉन्ड और रिंग, पाई बॉन्ड और रिंग एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। जितनी हाइड्रोजन की कमी एक पाई से आती है उतनी रिंग से आती है। सो अब डेफिनेशन क्या बनेगी समझो, डेफिनेशन क्या बनेगी। एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल H2 की रिक्वायरमेंट होगी वही उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड का डीबी कहलाएगा। या एक मोल साइक्लिक कंपाउंड को एसाइक्लिक में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल H2 की रिक्वायरमेंट होगी वही उस साइक्लिक कंपाउंड की डीबी वैल्यू कहलाएगी। तो इसको पहले आप एग्जांपल लिखेंगे फिर डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं। साइक्लिक कंपाउंड लोगे तो उसे कन्वर्ट करोगे एसाइक्लिक में, अनसैचुरेटेड लोगे तो उसे कन्वर्ट करोगे सैचुरेटेड में। ठीक है, सो हियर number of moles of H2 required to convert 1 mole unsaturated, unsaturated या cyclic, अब corresponding समझिएगा, unsaturated या cyclic compound into saturated इसके लिए है, या acyclic compound is known as DB या unsaturation number, unsaturation number। ये डेफिनेशन है फॉर बोर्ड एग्जाम, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है फॉर नीट एग्जाम। अब डीबी निकालना बड़ा आसान है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक पाई बॉन्ड और एक रिंग दोनों की वजह से एक डीबी आती है, एक डीबी आती है। एक पाई बॉन्ड या एक रिंग दोनों की वजह से एक डीबी आती है। तो मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे सपोज करो लाइक दैट, ये कंपाउंड है और इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो इसमें एक रिंग भी है एक पाई बॉन्ड भी है। तो रिंग की वजह से dB1, पाई की वजह से भी dB1, तो इस कंपाउंड की जो dB आएगी अनसैचुरेशन नंबर वो आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं कह सकता हूं कि अनसैचुरेशन नंबर जब इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिया हो, बहुत अच्छे से बात समझो, अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। इसको निकालने के ना दो तरीके बताऊंगा। ये तरीका नंबर 1 है, ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये हर जगह लागू नहीं होगा। ये तब लागू होगा जब कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हो, दिखा रहा हो कंपाउंड में कितने पाई हैं कितने रिंग हैं, तब ये वाला तरीका अपनाओगे। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बराबर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग दोनों को काउंट कर लेना है, बस काउंट कर लेना है। मतलब क्या हुआ, जितने रिंग होंगे उन्हें गिन लो, जितने पाई होंगे उन्हें गिन लो, दैट्स इट। पर यार तभी ना गिन पाओगे रिंग पाई जब दिख रहा होगा रिंग कितना है पाई कितना है। अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया बल्कि कंडेंस फार्मूला दे दिया C6H8 या C7H7Cl, तो उस केस में तो आप नहीं ना देख पाओगे कितने रिंग है कितने पाई है, तो वहां ये फेल हो जाएगा। सो पहले ये क्लियर करो ये लागू कब होगा, जब ऐसा स्ट्रक्चर गिवन होगा तब लागू होगा। हाँ, अगर स्ट्रक्चर न्यूट्रल है तब तो फिर आप ये यूज कर दो सीधा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, सिंपल। यहां पर देखो dB2 आ गई, एक पाई एक रिंग। मगर अगर इसी में कहीं चार्ज नजर आ जाए, चार्ज, तो याद रखना जैसे मैं कहता हूं CH4, तो CH4 में 4H है, 4H। अब अगर मैं एक H हटाता हूं तो मे बी की CH3 प्लस बन जाए, मे बी की CH3 माइनस बन जाए। तो चाहे CH3 प्लस बने चाहे CH3 माइनस बने, दोनों बार एक H की कमी आती है, एक H की कमी आती है। एक H मतलब हाफ H2, एक H एटम कितना होगा, हाफ H2 होगा ना, आधा मॉलिक्यूल होगा। तो यानी एक प्लस या एक माइनस की वजह से हाफ dB आ जाती है, हाफ UN आ जाता है। तो अगर कोई चार्ज स्पीशीज है तो उसमें ईच चार्ज, लिसन एवरीबॉडी, ईच चार्ज इधर पॉजिटिव और निगेटिव, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव अकेला, कोई भी चार्ज इधर पॉजिटिव और निगेटिव, ईच चार्ज कॉन्ट्रीब्यूट्स हाफ इन dB, यानी एक चार्ज की वजह से dB हाफ हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको मैं।
ये कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर प्लस चार्ज लगा दिया मैंने। तो इसमें आपको अनसैचुरेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकालोगे बच्चों? रिंग कितनी है? एक, बहुत आसान। पाई भी कितना है? एक। एक चार्ज दिख रहा है, इस चार्ज की वजह से dB हाफ आएगी, तो प्लस हाफ कर दो इज इक्वल टू 2.5 आएगा। सिमिलरली अब आपको फंक्शनल ग्रुप का नॉलेज होना चाहिए, COO माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक CN है। अब मुझे इसकी dB बतानी है, तो ध्यान सुनने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि CN का स्ट्रक्चर क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कितने पाई वगैरह आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि COO माइनस का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर देखिए dB वैल्यू क्या आएगी, या एक काम करता हूँ, एक स्ट्रक्चर इसका और बना देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्सपैंड करके। एक्चुअली ये है COO, दो है, एक डबल बॉन्ड O है, एक ऊपर माइनस है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे जो CN लिखा हुआ है ना वो C∧N है, C∧N है, ठीक है। तो अब यहाँ पर dB निकालने चलते हैं, dB तो कितना आ जाएगा? 2 पाई यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 पाई हो गए, प्लस रिंग कितना है? सिर्फ एक। आपको पता है ना इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है, 2 पाई है। मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, बाकी पाई होता है। प्लस रिंग कितनी है? 1, प्लस चार्ज कितना है? हाफ। अब आप यहाँ पर मत कंफ्यूज होना माइनस चार्ज और प्लस चार्ज की वजह से। कोई भी चार्ज हो, एक चार्ज आधा dB में हिस्सा लेगा, तो प्लस क्या करोगे? हाफ, दैट इज 4.5। तो इस तरह से dB निकाल पाएंगे, ठीक है। देखो अगर आपको क्लास के नोट्स चाहिए जो मैं अभी यहाँ पे लिख के बनाऊंगा, या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, अभी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किए थे, वो उसमें आंसर की नहीं थी, लेकिन अभी आज से कल तक में 1-2 दिन में आंसर की भी अपलोड हो जाएगी। तो आपको टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वाव ऑर्गेनिक, ये आईडी है वाव ऑर्गेनिक, W है यहाँ पे, या आप सिंपली लिख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं वाव स्पेस ऑर्गेनिक टेलीग्राम पे। ये चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपको एक तो क्लास नोट्स मिलेगा, जो भी मैं PPT बना के यहाँ पे भी लिख के कंप्लीट करूँगा, दूसरा PYQ मिलेगा, और ऑन डिमांड DPP भी मिल सकती है, ठीक है। सो इस तरह से dB निकालेंगे। अगला, अब अगर मान के चलो कि कंपाउंड में स्ट्रक्चर नहीं गिवन है, स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, या अगर दिख भी रहा है ना तो कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें पता नहीं कितने रिंग्स हैं, तो ऐसे केस में आपको फिर वहाँ पर रिंग और पाई काउंट नहीं करना, बल्कि ये फार्मूला यूज़ करना है। ध्यान से देखिए, ये फार्मूला का मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड का फार्मूला, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज गिवन, तो उस केस में कैसे आप dB निकालेंगे? तो उसका फार्मूला होगा C+1 अनसैचुरेशन नंबर बराबर C+1 + n-m/2, जहाँ हर एक लेटर जो है इसका मीनिंग है। C तो बताएगा नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उसमें कुल कार्बन गिन लो। n बताता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं, अगर नाइट्रोजन एटम अब्सेंट है तो 0 पुट कर देना, सुना था आपने, 0 पुट कर देना n की जगह पे, और या 0 माइनस समथिंग माइनस में आएगा। और m इज द नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। अब ये मोनोवैलेंट एटम्स क्या होते हैं? एटम्स, सारे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स का जोड़, सम लेना है। इसमें आता है हाइड्रोजन एंड हैलोजन, सारे हाइड्रोजन और हैलोजन जोड़ लेने हैं। मतलब अगर मैंने लिखा हो C7H7Cl, तो यहाँ पर आपको m की वैल्यू कितनी लेनी है? मोनोवैलेंट एटम की वैल्यू 8 लेनी है, 7 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। तो मैं चलो इसकी dB निकाल के दिखाता हूँ यहीं पे। तो UN बराबर, चेक करो बच्चों, C+1 7 + 1 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन 0 है, तो 0 माइनस मोनोवैलेंट एटम 8 है, तो 8/2, ये ब्रैकेट में रखा करेंगे।
तो यहाँ से आ जाएगा आपको 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है 4। तो जब भी dB 4 आ जाए, अब यहाँ पर आपको पॉज करके लिख लेना है, फिर सुनना है आगे। जब भी dB 4 आ जाए तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर एक बेंजीन रिंग होगी। चेक करो, चूंकि ये एक बेंजीन बनाई मैंने, इसकी dB लिखी 4। कैसे dB 4 होगी? 3 पाई एक रिंग। तो ये अलग बात है, ये अलग बात है। मैं बता रहा हूँ कि अगर dB 4 आती है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ बेंजीन रिंग है। तो इसके अंदर हो सकता है बेंजीन रिंग हो। तो इस तरह से हम फार्मूला यूज करेंगे। जब आप ये फार्मूला यूज करेंगे तो आप फिर इस स्लाइड की बात इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें लिखा है ना ईच पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज कितना कंट्रीब्यूट करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने ये एक एग्जांपल लिया, जैसे कि C7H538 S7 प्लस चार्ज, ऐसे। अब मुझे इसकी dB निकालनी है, ठीक है, dB निकालनी है। तो यहाँ पर अब आप dB का फार्मूला यूज़ करोगे। जब फार्मूला यूज़ करोगे तो उस वक्त ये मत यूज़ कर देना कि एक प्लस चार्ज है तो हाफ जोड़ दो ना। फार्मूला यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो सब पे लागू होगा। और फार्मूला यूज़ करते टाइम आपको उस स्लाइड का इस्तेमाल नहीं करना जिस पर मैंने कहा था कि अगर स्ट्रक्चर दिया हो तो कैसे dB निकालना है। आपको समझ नहीं आई बात? आई कैन फील इट गाइज। जब ये फार्मूला लगाओगे ना ऐसे, तो 7+1 करोगे, 7+1 -7/2 करोगे, ये अपने आप आपको रिजल्ट फ्रैक्शन में दे देगा। यहाँ पर प्लस हाफ करने की ज़रूरत नहीं है। 0 लिया, 0 - 7, तो 8 - 3.5 इक्वल टू 4.5। सो 4.5 इसकी dB आ गई। तो 0.5 तो इसमें आ गया ना पहले से ही। हाँ, अगर मैंने ऐसे दिया होता, देखो डिफरेंस समझो, ये एक्चुअली इसका फार्मूला ये है। हाँ, ऐसे दिया होता तो इस केस में आप क्या करते? UN निकालने के लिए रिंग गिनते 1, पाई गिनते 3 और हाफ करते ड्यू टू चार्ज, आता ना 4.5। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, इसे क्लियर करके ही आगे बढ़े। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हमने क्या पढ़ा था इससे पहले क्लास में, कि जो जंक्शन होता है, ये जो जंक्शन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, कार्बन, ठीक है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो 3D में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उनको देखकर तो लगता है कि जंक्शन है, पर एक्चुअली कोई जंक्शन नहीं होता है। उस बात को समझाता हूँ। आपने प्रिज्म सुना होगा, प्रिज्मेन सुना होगा, प्रिज्म सुना होगा। प्रिज्म ऐसा होता है, ये प्रिज्म है, देखो बना रहा हूँ। मैं आपके सामने प्रिज्म बनाने जा रहा हूँ, प्रिज्म। ध्यान से इसको 3D में इमेजिन करिए आप। 3D में इमेजिन करेंगे, 3D में। दिस इज प्रिज्म। क्या देख कर लग सकता है आपको कि अब आप जब 3D में देखेंगे ना तो ये आपको प्रिज्म दिखेगा, ठीक है, प्रिज्म दिख रहा है कि नहीं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपको जंक्शन लग रहा है, पर एक्चुअली ये जंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ये एक आपकी तरफ फेज बाहर निकला हुआ है, तो ये कोई जंक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई कार्बन नहीं होगा, ठीक है। और फिर समझा देता हूँ, कम क्लियर लग रहा है आपको। देखिए ये प्रिज्म है, इसको देख कर ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर एक जंक्शन है, पर यहाँ कार्बन नहीं है। कार्बन कहाँ है? यहाँ कार्बन है, 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 यहाँ कार्बन है।
इस जंक्शन पे कोई कार्बन नहीं है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आई मीन इसको देखकर ये पता नहीं चल रहा है कितनी रिंग है। तो जब भी कभी ध्यान सुनना मेरी हर एक बात, हाँ, जब भी कभी दो से ज़्यादा रिंग हो जाए, दो से ज़्यादा रिंग हो जाए, यहाँ कितनी रिंग है? दो, बहुत क्लियर है। दो रिंग है तो डीबी निकालना बड़ा आसान है। आप कहोगे दो रिंग एक पाई तीन हो गया। लेकिन जब भी कभी दो से ज़्यादा रिंग आ जाए तो हम रिंग को देखकर डीबी निकालने से अवॉइड करेंगे, वरना गलती का चांस है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जहाँ पे बहुत से रिंग दिख रही है, बहुत सी रिंग नीचे दिख रही है, ऊपर, इधर, लेफ्ट, राइट। तो ऐसे केस में आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो पहले इसका फार्मूला निकालें। 6 कार्बन है और हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, तो फार्मूला होगा C6H6। अब इस पर यूज़ कर दीजिए आप डीबी का फार्मूला और उससे डीबी निकाल लीजिए। U बराबर 6 + 1 - 3/2 = 4। डीबी 4 आ गई। ये बेंजीन जैसा फार्मूला है, C6H6 की डीबी हमेशा 4 होगी। ध्यान सुनो, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, चूंकि 3 बॉन्ड बने हैं, एक बचा हुआ है। तो ये प्रिज्म है, प्रिज्म। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आ चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रिज्म, और लास्ट में एन लगा देंगे तो प्रिज्मेन बोलेंगे। प्रिज्मेन, क्या बोलेंगे? प्रिज्मेन। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ना कि सिग्मा प्लस ना कि पाई प्लस रिंग। ठीक है, अब आपके सामने पेश करता हूँ मैं एक और कंपाउंड, बेंजीन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन, उस पर लगा दिया NO2। तो इसकी डीबी बतानी है। तो ये तो सिंपल है, क्या करोगे? UN बराबर एक रिंग एक पाई। अच्छा, मैं NO2 का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। NO2 एक्चुअली ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड हो, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ठीक है। यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड होता है, तो एक पाई, दो पाई, एक रिंग। तो UN बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई + 1 = 3। ठीक है, तो कीप इन द माइंड कि एक NO2 से DB1 आती है, एक NO2 से, उसके अंदर एक पाई बॉन्ड छिपा होता है। ये मैं बनाने जा रहा हूँ अब क्यूब आप बचपन से बनाते हैं क्यूब। ये क्यूब है। अब इसमें भी डीबी निकालना पड़ सकता है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स रिंग है। इसमें आपको क्या करना है? फार्मूला यूज़ करना है। कार्बन कितने हैं? 8 कार्बन, 8 कॉर्नर है। C8, हर कार्बन पर एक H है, C8H8। फार्मूला यूज़ करो, डीबी निकालो, 5 आएगी। यूज़ करो कुछ आप भी। तो ये क्यूब है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो हम इसे लिखेंगे क्यूबेन इसका IUPAC में ऑर्गेनिक में नाम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। उससे पहले एक बात बता दूँ आपको कि जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन होता है, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे, ऐसे, ध्यान समझिएगा, कैसे कैसे, ऐसे 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 भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है डिफरेंस? बहुत क्लियर है, देखो। पहले ये वाली चेन देखो आप, ये वाला बॉन्ड यहाँ है, ये वाला बॉन्ड यहाँ है, ठीक है। फिर ये ऐसे है, ब्रिज टाइप कुछ, फिर नीचे से यहाँ पर एक ये बॉन्ड है, उसको भी हम ऐसे दिखा देते हैं, बस। तो ये दोनों ही साइक्लोहेक्सेन है। अब अगर मैं इस साइक्लोहेक्सेन में एक ब्रिज बना देता हूँ, ब्रिज, ध्यान सुनना, ब्रिज, एवरीबॉडी, यहाँ से एक ब्रिज बनाता हूँ लाइक दिस। तो ये जो ब्रिज है, इसको इसमें जब दिखाया जाएगा तो यहाँ से यहाँ बनेगा ये। ट्राई टू रिलेट। तो अब आपको यहाँ से जब ब्रिज बनाते हुए, जब आप ब्रिज बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा देखने को कि यार लगता है यहाँ पर जंक्शन आ गया, पर ये जंक्शन नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसे ब्रिज है और इस ब्रिज
को जब आप ड्रॉ करोगे 2D में ना, तो आपको यहाँ पर इंटरसेक्ट दिखाना पड़ेगा, पर एक्चुअली यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है। कार्बन कहाँ कहाँ है? यहाँ, 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 यानी कुल 7 कार्बन है। तो ये 22 आगलो कंपाउंड होता है, इसकी डीबी 2 होती है। कितनी होती है? 2। 2 रिंग होती है। आप फार्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे जहाँ पर डीबी निकालनी पड़ेगी, यहाँ जंक्शन नहीं मानेंगे। शाम है धुआं धुआं और तुम। सो हम बात कर रहे थे, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। लौ जलाने की बात करते हो, सॉरी कहाँ से कहाँ हो गया। ओके, डिटरमाइन द डीबी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको इन कंपाउंड्स का अनसैचुरेशन नंबर बताना है, ठीक है। तो फटाफट करते हैं, 1 सेकंड के लिए आप पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं करूँगा उसमें मैच करा लेना। तो पहले कंपाउंड में जो रिंग है वो 2 है और पाई है वो 3 4 है, तो 6 आएगी। 1 2 3 4 5 6। दूसरे कंपाउंड में जो रिंग है वो 1 है, पाई 2 है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ से हाफ आ जाएगा, 3.5 आएगा। तीसरे कंपाउंड में 2 रिंग है, तो डीबी कितना आएगा? 2। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, इसको फेयर में ज़रूर लिखना है, इनफैक्ट पहले वाले को भी लिखना है। बड़ा अच्छा सवाल है कि यहाँ पर एक कंपाउंड ए है, उसको बस 1 मोल H2 दिया गया है, 1 मोल, 1 मोल H2 दिया गया है और ये कंपाउंड बन गया। अब 1 मोल H2 क्या करता है? एक पाई को ख़त्म करता है, यानी यहाँ जो कंपाउंड रहा होगा उसमें 1 पाई रहा होगा और 2 रिंग रही होगी। रिंग तो अभी भी बरकरार है, केवल एक H2 ने 1 पाई ख़त्म किया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक का जो डीबी आएगी वो ये 2 रिंग रहेगी, 1 पाई रहा होगा, यानी 3 आएगी। थर्ड आंसर, थर्ड। ये आपको खुद से करना होगा। C4H9NO, C4H9NO, ये क्या लिखा है? C4H9NO, इसकी डीबी निकालना पड़ेगा फार्मूला इस्तेमाल करके। सो 4 प्लस क्या लिखोगे? 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 माइनस प्लस 1 माइनस 9/2, यानी -4 वहाँ से आएगा, तो 4 4 कैंसिल, 1 डीबी आएगी। तो इस कंपाउंड की जो डीबी आई वो 1 आई, तो कहीं डीबी 1 होगा उससे मैच करा दो, डीबी 1, दिस वन। दूसरे कंपाउंड में देखो, जो क्यूब है ना, क्यूब की डीबी 5 आती है। कितनी आती है? 5। लेकिन साथ में हर कार्बन पर एक NO2 लगा हुआ है, और आपको बताया मैंने अभी कि NO2 की वजह से डीबी 1 आती है, बिकॉज उसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है। तो 8 कार्बन पर 8 NO2 लगे हुए हैं, तो सारे NO2 एक डीबी बढ़ाएंगे, तो +8 कर दो, यानी 13 आएगा। तो ये कहाँ जाएगा? डीबी 13 में, डीबी 13 में। उसके बाद दिस इज एल्डिहाइड हैविंग DB2, तो DB2 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये एल्डिहाइड है। यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ एक H है। फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के लिए पहला दूसरा लेक्चर देखना पड़ेगा, दूसरा लेक्चर। भाई ऑर्गेनिक बहुत आसान होती है, एक बार समझ में आ गई तो या तो 4 नंबर या तो 0, चांस ऑफ निगेटिविटी कम होती है इसमें, मैथ जैसा है। तो इसका क्या होगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड क्या है? इसमें है डबल बॉन्ड O, एस्टर भी है, कीटोन भी है। तो एस्टर भी है और कीटोन भी है, R में भी जाएगा, T में भी जाएगा, ठीक है। तो ये JEE का सवाल है, इसलिए मोर देन 1 जगह भी जा रहा है। इसमें एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इस पे ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव का मत सोचो। नेक्स्ट, अगली हेडिंग लिखेंगे होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? यू कैन नॉट लर्न होमोलॉगस सीरीज विदाउट नोइंग फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। सो देखो, ये कुछ कंपाउंड्स की फैमिली होती है, फैमिली जैसे हम लोग अलग अलग जगह पे ना फैमिली का कुछ टाइटल चलता है, टाइटल मूवीज़ में अगर सिंघानिया फैमिली, राव फैमिली, तो वो जो फैमिली होती है बेसिकली वो उनका टाइटल होता है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एक दूसरे से मैच करती है।
ऐसा मानते हैं लोग, पर प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट में भी मैच कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए, होमोलॉगस कंपाउंड या सीरीज ऐसे कंपाउंड्स का ग्रुप होता है जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे पता चला कि कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप का सेम होना जरूरी है। अभी मैं फाइनल डेफिनेशन पे नहीं गया। होमोलॉगस कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो और हम उनको एक जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकें। पसीना आ गया डेफिनेशन समझाने में। ऐसे कंपाउंड्स जिनका जनरल फार्मूला सेम हो और उनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो। मतलब जैसे एल्केन है, एल्केन या एल्कोहल है, तो एल्कोहल 1 कार्बन का हो, चाहे 2 कार्बन का हो, चाहे 3 कार्बन का हो, चाहे 4 कार्बन का हो, चाहे 5 कार्बन का हो, अगर बस आप कार्बन बढ़ाते जाओगे ना तो उनका जनरल फार्मूला सेम होगा। तो ये सारे के सारे एल्कोहल क्या कहलाएंगे? होमोलॉगस कंपाउंड्स। तो आगे चलते हैं डेफिनेशन के, फिर धीरे धीरे समझ आएगा। द मेन की पॉइंट है कि फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, होमोलॉगस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का सेम होना जरूरी है। दूसरा, होमोलॉगस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप का सेम होना जरूरी है। और तीसरा भी, होमोलॉगस कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप का सेम होना जरूरी है। अगर आप ये एक पॉइंट जानते हैं ना तो नीट का सवाल तो कर देंगे। 3 पॉइंट नहीं, एक ही है। सो गाइस, कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप्स एंड सेम जनरल फार्मूला। अभी जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2 समथिंग लाइक दैट आर कॉल्ड होमोलॉगस कंपाउंड्स एंड दे फॉर्म अ सीरीज विच इज नोन एज होमोलॉगस सीरीज। पहला एग्जांपल, एल्केनॉल, एल्कोहल, इसके बारे में चर्चा कर लिया मैंने लेक्चर नंबर 2 में। एल्केनॉल, एल्कोहल, तो इसके मेंबर्स कौन हो? मेंबर्स, n की वैल्यू पुट करो 1 तो CH3OH, 2 C2H5OH, 3 C3H7 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे कंपाउंड होमोलॉगस हुए। अब बड़ी अच्छी बात समझने की जरूरत है आपको कि जब एग्जाम में ये या ये और ये दिया जाएगा, सो हाउ वुड यू, अच्छा डॉट डॉट मतलब और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, ये और ये दिया जाएगा, सो हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज वेदर दे आर होमोलॉगस और नॉट? ध्यान सुनो, यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल। यहाँ भी कौन है? अल्कोहल। चलो इसका जनरल फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पे देखो कार्बन कितना है? C2। हाइड्रोजन कितना है? H6O। जनरल फार्मूला देखो, 2 का डबल +2 CnH2n+2O। यहाँ पे आ जाओ, जनरल फार्मूला देखते हैं। C4 1 2 3 4, H देखो 3 2 5 2 7 2 9 1 10, H10O। जनरल फार्मूला क्या है? 4 + 4 डबल 8 + 2O, यानी इसका भी जनरल फार्मूला क्या है? सेम है। सो दीज बोथ कंपाउंड्स आर होमोलॉगस because they have same functional group and same general formula। बस ये समझ जाओ, काम हो गया। बस ये समझ जाओ, होमोलॉगस खत्म। ओके, अगला एग्जांपल, अगला एक पॉइंट समझाता हूँ आपको पहले मैं। ये देखो, ये अमाइन है, अमाइन, ये भी अमाइन है, ये भी अमाइन है। ये क्या है? 1 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है। सो थैंक यू, ये क्या हो गए बेचारे? दोनों ही सेम फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब आपको देखना है इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ बच्चों क्या है? CH5N है, यहाँ है C3 3 2 5 2 7 2 9, H9N है। तो जनरल फार्मूला चेक करो बच्चों। एक कार्बन का डबल 2 + 3, एक कार्बन का डबल 2 + 3, तो इसका जनरल फार्मूला बना CnH2n+3n। अब इसका जनरल फार्मूला निकालो, जनरल फार्मूला। तो इसका भी जनरल फार्मूला क्या बनेगा? चेक करो आप लोग, एक बार चेक करके सोचो।
CnH2n+2n, I'm sorry, 2n+3n, क्या बतलाए जान हम तुमसे दूर रह के। हाँ, इसका फार्मूला देखो, C3 का डबल 6 होता है, डबल प्लस 3 है ना, 6+3, तो इसका भी जनरल फार्मूला क्या है, सेम है जो इसका है। तो और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, तो ये होमोलॉगस हो गए, ये होमोलॉगस हो गए। एक बात मार्केट में फैली हुई है जो गलत है, ध्यान से सुनो क्या है। लोग कहते हैं कि होमोलॉगस कंपाउंड के बीच में एक CH2 का डिफरेंस होना जरूरी है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक CH2 का डिफरेंस सिर्फ एडजेसेंट होमोलॉगस मेंबर्स के बीच में होता है, बट CH2 का ये डिफरेंस होना दो कंपाउंड्स के होमोलॉगस होने का क्राइटेरिया नहीं है। मे बी दो कंपाउंड्स के बीच CH2 का डिफरेंस ना हो, फिर भी वो होमोलॉगस होंगे, क्योंकि होमोलॉगस सीरीज के अंदर आने वाले सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के लिए होमोलॉगस हैं, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे ना हो। Conclusion is that the difference of CH2 is not criteria for two molecules to be homologous. But yes, two consecutive, two successive, two adjacent homologous members must have difference of CH2 group. And CH2 means one carbon, two hydrogen. So the mass difference will be 14, 12 for carbon and 2 for hydrogen. 16 AMU का difference होना चाहिए between two adjacent member. But again this is not criteria. So आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हो, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा भाई। देखो ये जो लिखा है ना मैंने, ये प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ मैं, कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ। कंडीशन मैंने डेफिनेशन में बताया, यहाँ खड़े होकर बताया 3 करके, वो सबको आना चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 या 14 मास में बात करूं तो 14 AMU बिटवीन टू एडजेसेंट और सक्सेसिव होमोलॉगस मेंबर्स। बट आई रिपीट, मैंने ये लिखा नहीं है कि दिस इज नॉट क्राइटेरिया फॉर टू मॉलिक्यूल्स टू बी होमोलॉगस, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे क्या दिखाया यार, आप लोग सदमे में चले गए यार, हट। यहाँ पे क्या दिखाया, ये दो कंपाउंड क्या एडजेसेंट के हैं, नहीं है ना। इसमें कार्बन देखोगे तो यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ डिफरेंस तो C2H4 का है, फिर भी होमोलॉगस है, क्योंकि उनमें कंडीशन ये थी जो फुलफिल हो रही है। समझ सको तो समझो। हाँ, सो मैं क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था, आपको प्रॉपर्टीज दिखा रहा था। दूसरी प्रॉपर्टी है कि उनकी, चूंकि उनके पास फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, दैट्स वाई उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होता है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जिसका ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। क्वेश्चन दिखाता हूँ बड़े अच्छे। अब आपको ये सवाल तभी समझ आएंगे जब आपको फंक्शनल ग्रुप का बेसिक नॉलेज है। ये सवाल करिए फटाफट। क्या बोल रहा है, जनरल फार्मूला, एल्केनॉल्स का जनरल फार्मूला तो आपको रट गया होगा अब तक। CnH2n+2O कहाँ है आंसर, आंसर इज 4th AIPMT 2006, जब तुम एक एक करके पैदा हो रहे थे। ये क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द होमोलॉगस सीरीज एमंग द फॉलोइंग। कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपको होमोलॉगस बताने हैं। तो पहला वाला देखो एसिड है, दूसरा वाला भी एसिड है, दोनों एसिड है, दोनों का जनरल फार्मूला सेम होगा। ये क्या है, ये एल्केन है, ये एल्केन है, ये भी एसिड है। ये क्या है, कीटोन है, कीटोन, प्रोपेनॉन। हाँ, आपको थोड़ा यहाँ IUPAC में दिक्कत हो सकती है,
तो ये जो प्रोपेनॉन है ये हम आगे पढ़ेंगे आईपीएससी के अंदर। ये एक कीटोन है, कीटोन। मान लो मैंने इसका स्ट्रक्चर दे दिया है, ठीक है। अब आपको बताना है कौन कौन होमोलॉगस है। तो फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा और फोर्थ होगा। फर्स्ट होगा, सेकेंड और फोर्थ होगा, है ना। बिकॉज ये तीनों क्या है, एसिड्स है, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। अब फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ क्यों है, सिर्फ फार्मूला देखकर, सिर्फ सेम फंक्शनल ग्रुप देखकर नहीं बता रहा हूँ, उसका जनरल फार्मूला भी निकालूंगा तो सेम ही आएगा। वो भी आप लोग निकालिए, ना आए तो फिर आप कमेंट में पूछिए, अगले वाले लेक्चर में ऐड कर दूंगा। और अगर आपको जनरल फार्मूला निकालना है तो इससे पहले का भी लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1। खैर इसका आंसर है दिस वन। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करिए। एक क्या लिखा है, अब आप होमोलॉगस के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बड़े अच्छे सवाल, बड़े अच्छे सवाल, बड़े अच्छे सवाल। कह रहा है कि होमोलॉगस आर हैविंग सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। एब्सोल्युटली रॉन्ग, because they have similar chemical properties, okay, not similar physical properties. Second statement कह रहा है they are having different molecular masses and having same functional group. So ये बात सही है, ये बात गलत है, ऐसा ऑप्शन ढूंढो। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, सी ऑप्शन। अगला, विच आर द फॉलोइंग होमोलॉगस, विच आर द फॉलोइंग आर होमो। बहुत अच्छा सवाल, मतलब एक एक सवाल बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं मैं। ऐसे सवाल में इतने लोग अरे ऐसे सवालों में तो टीचर धोखा खाते हैं, ये मैं गारंटी लेता हूँ। जब कोई डेमो वगैरह देने आता है तो हम ऐसे सवाल पूछते हैं उनसे, ये सवाल। खैर चलिए, ये जो पहला है ये है 1 डिग्री अमाइन, लेकिन ये है 2 डिग्री अमाइन। तो अब ये किसी भी कीमत पर होमोलॉगस नहीं हो सकते, बिकॉज होमोलॉगस होने के लिए फंक्शनल ग्रुप का सेम होना ज़रूरी है। ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये दोनों होमोलॉगस हैं क्योंकि एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे। चेक कर लो आप, ये एग्जैक्टली यही सवाल मैंने कराया है पहली स्लाइड पे, जहाँ होमोलॉगस का एग्जाम्पल लिया है। ये बड़े अच्छे सवाल है, देखो ये डायरेक्ट OH बेंजीन से लगा है, डायरेक्ट OH बेंजीन से लगा है। तो ये फिनॉल है, क्या है, फिनॉल। और ये OH CH2 से लगा है, तो ये ROH है। और ये अल्कोहल है। और आपको पता होगा कि अल्कोहल और फिनॉल बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, so they cannot be homologous. This is very important option. Here this is acid, this one is acid, and second one is what, ester. So ester and acid never can be homologous. ठीक है, so ये है आपके homologous के एग्जाम्पल्स। अगला पढ़ो, बड़ा अच्छा सवाल। यहाँ पे थोड़ी आईपीएससी का इस्तेमाल है, सो आप दुखी मत होना, मैं स्ट्रक्चर दे देता हूँ यहाँ पे। इथेनॉल ये है C2H5OH, और ये है प्रोपेनॉल CH3CH2OH आयो CH2OH। प्रोपेनॉल ये होमोलॉगस है, बेशक होमोलॉगस है, एकदम होमोलॉगस है। फिर कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि दे आर डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2। बात दोनों सही है। अब ऑप्शन में यहाँ पे मुझे अपना पोल लेना था, मतलब क्वेश्चन पूछना था एक्चुअली, सच में इसमें क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है, पर क्या फ़ायदा होगा उस पोल से, आप तो आंसर दे नहीं पाओगे। खैर चलिए, आप एक बार सोच लीजिए ऑप्शन करेक्ट क्या है, फिर मैं बता देता हूँ, फिर मैच कराइएगा। फिर उसके बाद आपको समझ आएगा कि मेरी बातें कितनी ध्यान से सुननी होती हैं। इससे पहले मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया है। ये होमोलॉगस है क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है और इनका फार्मूला सेम होगा, जनरल फार्मूला। वो CH2 का डिफरेंस रखते हैं। बात 1 भी सही है, 2 भी सही है। एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ये बात गलत है। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेनेशन नहीं है पहले स्टेटमेंट का, क्योंकि इसका आंसर सेकंड है। चेक करो, दोनों बातें सही हैं, लेकिन दूसरी बात की वजह से थोड़ी ना पहली बात सही है।
Come on, try to understand. I have already explained it. Thank you for watching the video. Please like, subscribe and share. So आपको अगर इसके ये पीपीटी, ये नोट चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा. थैंक यू सो मच. ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ. अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया, लेकिन अभी छुट्टी का टाइम चल रहा है, तो इसको इस छुट्टियों में तो बहुत सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं. और छुट्टियों में पढ़ते रहना, ठीक है, भीड़ के साथ मत चले जाना.